से पहले मैं यहाँ पर आप लोग को इवेंट एमिशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इवेंट एमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम HTTP को देखेंगे, क्योंकि जो HTTP सर्वर है वो काफ़ी काम में आता है अगर हम Node.js की बात करें तो। अब जो Node.js होता है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करता है। मैंने इसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी इवेंट्स को फायर कर सकते हो, और एक बार एक इवेंट फायर हुआ तो आप उस इवेंट के लिए लिसन कर सकते हो। यानी कि कभी भी वो काम होगा तो क्या होगा कि आप कुछ एक्शन ले सकते हो। मान लो कि आप लोग अपने घर की मोटर चलाते हो और आपकी मम्मी ने कह दिया कि यार जब पानी भर जाए तो मोटर को बंद कर देना। तो पानी का भरना एक इवेंट है, एक इवेंट फायर होगा जब पानी भर जाएगा, और उसके आधार पर आप एक एक्शन लोगे जो कि क्या होगा, आप मोटर को बंद कर दोगे। नहीं करोगे तो मम्मी से डांट भी पड़ेगी, वो भी एक इवेंट होगा, ठीक है, जो कि होगा। तो इवेंट्स जो है हमारे Node.js के अंदर होते हैं, हम नया इवेंट एमिटर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इवेंट्स में जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर सारी क्लास के सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको रन करना चाहेंगे। तो मैं Node.js events.js नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा, और यहाँ पर देखो इन्होंने एक कस्टम माई एमिटर करके क्लास बनाई हुई है। इवेंट एमिटर इज इक्वल टू रिक्वायर इवेंट्स, हमने एक इनबिल्ट इवेंट्स पैकेज का इस्तेमाल किया है, एक नई माई एमिटर क्लास बनाई है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब भी इवेंट नाम का इवेंट आ जाए, तो मैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से इसको अलाइन कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर मोटर, या फिर मोटर नहीं, वाटरफुल नाम का मान लो एक इवेंट है, ठीक है। तो मैं वाटरफुल नाम के एक इवेंट को फायर कर रहा हूँ। अगर वो इवेंट कभी भी फायर होगा तब क्या करना है, प्लीज़ टर्न ऑफ दी मोटर, ठीक है, मोटर को बंद कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं इस वाली लाइन को रन ना करूँ, इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, एक नया इवेंट एमिटर बना रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, ये कोड इस इवेंट के लिए लिसन कर रहा है। किस इवेंट के लिए, पानी भरने वाले इवेंट के लिए। ये मेरा कस्टम इवेंट है, मैंने बनाया वाटरफुल नाम का इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट है, ठीक है। अब जैसे ही वाटरफुल नाम का इवेंट फायर होगा तब क्या करना है, तब यहाँ पर प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर को console.log करना है, ठीक है। और उसके बाद मान लो मैं एक और कोड लिखना चाहता हूँ, मैं सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। मान लो 3 सेकंड के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अ जेंटल रिमाइंडर, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। अब ये जो कोड है यहाँ पर, जो कि मैंने myemitter.on के अंदर डाला हुआ है, ये कोड तभी रन होगा जब ये इवेंट फायर होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो क्या लगता है आपको, कुछ होगा क्या? और यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, ये एक दिक्कत आ गई है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने अपने पैकेज.json के अंदर ये पर्टिकुलर लाइन ऐड करी थी, यहाँ पर हमने टाइप को मॉड्यूल कर दिया था, हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को हटा देंगे, टाइप मॉड्यूल को, और यहाँ पर वापस से हम आएंगे तो हम इसको रन कर पाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ, और ये अभी सक्सेसफुली रन हो गया। जब ये रन हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर अब कुछ भी रन कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा यार। ये क्या नाटक है, आप लोग सोचोगे यार ये चल क्या रहा है, यहाँ पर कुछ रन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा कोड लिखा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, ये सब ध्यान से सुनना। ये कोड तब रन होगा जब वाटरफुल नाम का इवेंट फायर होगा। अभी वाटरफुल नाम का इवेंट फायर नहीं हुआ है, तो जब भी फायर होगा तब ये पर्टिकुलर कोड रन होगा, ठीक है। जैसे फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी रैप करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो वो तभी रन होता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये इवेंट जैसे ही फायर होगा तब ये कोड रन होगा, ठीक है। नीचे जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पर अगर एक कंसोल लॉग ऐड करूँ, और मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, द स्क्रिप्ट इज़ रनिंग, और मान लो मैं लिखता हूँ द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि यार स्क्रिप्ट जो है वो चलती रहेगी, स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो स्क्रिप्ट इज रनिंग, स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग। हमने यहाँ पर बस एक बात बोली है कि यार जब पानी भर जाएगा मोटर बंद होगी, ठीक है, ये बोला है बस हमने। तो इसके कहने का मतलब ये तो नहीं है, जब मम्मी आपसे बोलती है कि पानी भर जाए तो मोटर बंद कर देना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मम्मी ऐसे रुक जाती हैं, और काम तो करती रहती है ना। उसी तरह ये स्क्रिप्ट भी और काम करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटरफुल और ये सारा कोड तब रन होगा जब हम इस इवेंट को एमिट करेंगे। अब मान लो कि एक इवेंट एमिट होता है वाटरफुल नाम से, जहाँ पर भी ये इवेंट एमिट होगा वहाँ पर क्या होगा, ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये देखो प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर आ गया है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर हमने प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर लिखा था तो वो इमिडिएटली आ गया, और उसके बाद ये प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। अब एक और बात
क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रन कर दूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर इसको रन करूँगा तो प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर इमीडिएटली यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर एमिट किया और जैसे ही मैं इवेंट को एमिट करूँगा मेरा ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि सेट टाइम आउट 3 सेकंड के बाद रन होगा और सेट टाइम आउट ब्लॉक नहीं करता है, हमको मालूम है ये बात जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट से कि सेट टाइम आउट ब्लॉक नहीं करता है, इसलिए द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग यहाँ पर प्रिंट हुआ, उसके बाद सेट टाइम आउट वाला कोड रन हुआ। प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। एक बार और समझाता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देखो, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, द स्क्रिप्ट इज रनिंग, ये तो सबसे पहले रन होगा। फिर जैसे ही मैं माई एमिटर डॉट एमिट करूँगा, जैसे ही मैं ये इवेंट एमिट करूँगा, इसका इवेंट लिसनर का कोड यहाँ पर रन हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग होगा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएगा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर। सेट टाइम मोड क्या कहता है? सेट टाइम मोड कहता है कि जब सारे काम हो जाएंगे तब मैं रन होऊंगा, हमेशा सेट टाइम मोड ये कहता है, ठीक है। तो जब सारे काम हो जाएंगे तब 3 सेकंड के बाद सेट टाइम मोड रन होगा, तो ये नीचे दूसरा काम देखेगा जो कि द स्क्रिप्ट इज रनिंग, स्टिल रनिंग, और यहाँ पर द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग प्रिंट हो गया। इसके बाद प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, ये चीज़ यहाँ पर रन हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से ये रन हुआ। तो इवेंट्स के बारे में आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाओगे। मतलब अभी यहाँ पर उतनी फील आ नहीं रही, आपको लगेगा क्या यार, मतलब एमिट किया एक इवेंट को, उसी के लिए लिसन कर लिया, इससे अच्छा ये कोड वहीं लिख देते। मतलब कि ये जो कोड मैंने लिखा है, आप सोच रहे हो कि यार ये कोड यहाँ लिखा है मैंने, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता। लेकिन कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है जब हम रियल टाइम ऐप्स बनाते हैं। मैंने एक ट्यूटोरियल किया हुआ है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन पे, तो अगर आप लोग मैं रियल टाइम लिखता हूँ यहाँ पर, और वो मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। इसमें क्या है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है एक चैट एप्लीकेशन बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसी, जो कि नोड के इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करती है। बट अगेन आप लोग इसको इस वाले वीडियो को बाद में देख लेना, अभी नोड के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मेरी बातें सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो है नोड जेएस में इवेंट्स जो हैं कुछ इस तरह से काम करते हैं। आई होप मैंने आप लोग को बता दिया इवेंट्स क्या होते हैं और समझा पाया मैं आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जब एक्चुअल में यूज़ करेंगे, लेटस से हम लोग एक व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर हम जूम जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब बेस्ड, तब वहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि यार जैसे ही मैसेज रिसीव हो जाए वैसे ये इवेंट एमिट कर दो, और जैसे आप इवेंट को एमिट करोगे कहीं और से वो लिसन हो रहा होगा और लेटेस्ट से एक साउंड है वो पॉप हो जाएगी। तो आपको बस एक बार कोड लिखना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये काम होता जा रहा है वैसे वैसे ये कोड रन करते जाओ। अब मान लो इसी स्क्रिप्ट में वाटरफुल 5-10 बार हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे ये इवेंट एमिट करते जाओगे ये कोड रन होता जाएगा, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया आप लोगों को। मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो एक बार तो यहाँ पर मैंने इवेंट को एमिट किया, एक बार यहाँ पर एमिट किया, और ये देखो यहाँ पर जो टर्न ऑफ द मोटर जेंटल रिमाइंडर है वो बाद में आया, क्योंकि सेट टाइम आउट हमेशा तब रन होता है जब सारे के सारे जो लाइन्स ऑफ कोड है वो रन हो जाते हैं नोड की स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा नोड जेएस के अंदर इवेंट्स। ऑलराइट, तो अब हम लोग बिल्ड करेंगे एक HTTP सर्वर नोड जेएस के अंदर। तो यहाँ पर एक HTTP सर्वर को नोड जेएस में बिल्ड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा HTTP मॉड्यूल को, तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ HTTP server.js, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा कॉन्स HTTP इज़ इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं HTTP लिखूँगा, और कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP, हमने HTTP को इंपोर्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू लिखूँगा process.n.port, यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस को पोर्ट मिल रहा है वो पोर्ट मैं अपना लूँगा, ठीक है। अब मैं कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू लिखूँगा http.create सर्वर। तो ये http.create सर्वर जो है ये एक मेथड है जो कि हमारे पास HTTP मॉड्यूल के अंदर होता है, और ये एक कॉल बैक लेता है, और कॉल बैक के अंदर होता है हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग का ये सवाल है कि ये एरो यहाँ पर कैसे आया और इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्यों नहीं आया, तो मैं लाइगेचर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरा वाला थीम यूज़ कर रहे हैं और आप लोग मेरी वाली फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि कैस्केडिया कोड है, और आप लोग अगर यहाँ पर सर्च करते हैं फॉन्ट लाइगेचर्स तो आप इनको settings.json में ट्रू करके ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है VS कोड टिप्स एंड ट्रिक्स करके, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को सर्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटस कोड जो है वो सेट करेंगे 200। जो रिस्पॉन्स होता है, अगर आप एक HTTP सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, जो रिस्पॉन्स आता है उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्वर कोड होता है जो कि बताता है कि रिस्पॉन्स के साथ क्या हुआ, क्या ये रिस्पॉन्स ने सर्वर पर कोई एरर क्रिएट कर दिया, क्या इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जो है वो आया नहीं, क्या रिस्पॉन्स देते वक्त
कुछ बैड रिक्वेस्ट हो गई, यानी कि वो रिक्वेस्ट सर्वर के हिसाब से सही रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और आप नेट पे डाल सकते हो HTTP स्टाटस कोड्स। ठीक है, आप ये डालोगे HTTP स्टाटस कोड्स तो आपको बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे जिनके मतलब आप लोग को मिल जाएंगे और रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, 2-3 कोड्स हैं जो कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे, जैसे कि 200 फॉर ओके, ठीक है, और 500 फॉर सर्वर एरर, 404 फॉर नॉट फाउंड। तो ठीक है, आप लोग को पता भी होंगे इनमें से बहुत सारे कोड। अब हम हेडर सेट करेंगे। ठीक है, हेडर आप बहुत सारे सेट कर सकते हो। मैं कंटेंट टाइप हेडर सेट करूँगा। कंटेंट टाइप हेडर सेट करने से क्या होगा कि मेरी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो एक HTML के तौर पर सर्व की जाएगी। ठीक है, वरना क्या होगा, वो प्लेन टेक्स्ट में प्रिंट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो HTML के तौर पर ना आए। तो ये जो कंटेंट टाइप है ये आपके क्लाइंट को ये बताने के लिए होता है कि यार किस तरह का कंटेंट सर्वर ने भेजा है। ठीक है, अब इसके बाद rest.end आप क्या रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कुछ HTML डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक H1 लिख सकता हूँ, दिस इज़ कोड विद हैरी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और यहाँ पर H1 डाल सकता हूँ और एक पैराग्राफ बना सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ हे दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ भी मत लिख देना, मतलब थोड़ा बहुत सेंसेबल। ठीक है, सेमीकोलन लगाओ, सेव करो और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर तो बन चुका है, लेकिन अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँगा तो सर्वर मेरा चलेगा नहीं। ठीक है, और उसका रीज़न ये है कि हम लोग लिसन नहीं कर रहे हैं, हमें एक पोर्ट पे लिसन करना पड़ता है। तो मैं सर्वर डॉट लिसन करूँगा और मैं लिसन करूँगा कौन से पोर्ट पे, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज डाल दूँगा, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट होगा उस पर लिसन करेगा सर्वर मेरा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर जो पोर्ट वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बैकटेक्स्ट मैंने इसीलिए लगाए ताकि मैं डॉलर का प्रयोग कर सकूँ और यहाँ पर पोर्ट लिख सकूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई। और ये दिक्कत क्या आई है, क्या दिक्कत आ रही है मेरे पास, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड। देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर अनहैंडल्ड एरर इवेंट। ठीक है, तो थ्रो ERR अनहैंडल्ड एरर इवेंट। तो यहाँ पर अगर मैं लिसन मेथड देखूँ तो ये यहाँ पर ओके, तो जो लिसन मेथड होता है मेरा वो एक कॉल बैक लेता है, सबसे पहले एक पोर्ट लेता है और एक कॉल बैक लेता है, और ये चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो दैट्स टोटली नॉर्मल, आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना इस चीज़ की। और मुझे इस चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करना चाहिए था, ना कि मुझे ऐसे ही लिख देना है कुछ भी। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करूँगा तब जाके ये प्रिंट होगा। अभी यहाँ पर मेरा सर्वर ठीक चलना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे एक और दिक्कत दिख रही है कि मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद नहीं किया था। अभी सब कुछ मुझे ठीक दिख रहा है और यहाँ पर देखो सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि ये पोर्ट कैपिटल होगा। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आप लोग को कि ये process.env.port क्या होता है। बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि हेरोको या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म पर, या फिर बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि आप लोग को सर्वरलेस आर्किटेक्चर प्रदान करते हैं। उसमें अगर आप लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि कौन से पोर्ट में आपकी एप्लीकेशन चले, ये स्पेसिफाई करना चाहते हो आप लोग, तो आप यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसको सेट कर सकते हो, और जो भी आप ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दोगे उस पोर्ट पर आपकी नोड एप्लीकेशन लिसन करेगी। लेकिन कभी कभी ये चीज़ सेट नहीं होती है, जैसे कि मेरे इस केस में सेट नहीं है। तो मैं इसको रन करूँगा तो देखो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये और 3000 कर दूंगा, यानी कि या तो मेरा ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये सेट है, और अगर नहीं है तो 3000 पर लिसन कर लेगा पोर्ट। तो मैं अभी इसको रन करूँगा तो देखो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, कि एक्चुअल में पोर्ट 3000 पे लिसन कर रहा है। चलो यार देख लेते हैं। तो लोकल होस्ट कोलन 3000 पे मैं गया तो यहाँ पर देखो दिस इज कोड विद हैरी, हे दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड लिख कर आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर एक स्टेटस कोड सेंड किया था, मैंने एक हेडर सेट किया था, और मैंने यहाँ पर कुछ डेटा सेट किया था जो कि यहाँ पर रिसीव हो गया। ठीक है, इंस्पेक्ट मैं करूँगा, नेटवर्क में मैं जाऊँगा और इसको रिलोड करूँगा लोकल होस्ट, और यहाँ पर आप लोग देखो कि स्टेटस कोड आ गया 200 विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू ओके, और रिक्वेस्ट मेथड गेट है मेरा। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने कंटेंट टाइप सेट किया था, और ये सारे के सारे जो भी आप हेडर्स सेट करोगे, रिस्पॉन्स हेडर्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बहुत ही बेसिक HTTP सर्वर बना सकते हो। अब अगर आप लोग प्रिंट करोगे इसको रिक्वेस्ट को, अगर आप लोग प्रिंट करोगे रिक्वेस्ट को, तो मैं यहाँ पर console.log कर दूँ, तो मैं यहाँ पर अपना जो कैप्स लॉग है उसको बंद कर लूँ। अगर मैं यहाँ पर console.log रिक्वेस्ट करूँ, इसको बंद करके वापस से चलाऊँ,
तो क्या होगा, कभी भी मैं इसको हिट करूँगा सर्वर को तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो दिखाऊँ, ये देखो प्रिंट हो गया। ये क्या प्रिंट हो गया, ये रिक्वेस्ट प्रिंट हो गया। अब रिक्वेस्ट का होस्ट क्या है, रिक्वेस्ट का कनेक्शन क्या है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये आप लोग को देखने को मिलेंगी। हेडर्स में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखो हैं जो कि आप प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो याद नहीं है कि ये सारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन हाँ यार, आप लोग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिंट कर सकते हो रिक्वेस्ट में से। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के यूआरएल को किस तरह से लाया जाए। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, जैसे मान लो मैं एक इस तरह का यूआरएल मैं इसको पास कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर देखूँगा कि ये प्रिंट हुआ होगा ज़रूर से। तो मेरा जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ अपने टर्मिनल में इस चीज़ को सर्च करता हूँ, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है। ठीक है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये देखो यहाँ पर कहाँ पर है, ये मेरे रिक्वेस्ट हेडर के अंदर है। ठीक है, तो रॉ हेडर्स के अंदर है, और भी कई जगह होगी। तो यहाँ पर देखो रेफरर है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यूआरएल है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल की सहायता से इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, अब किसे मैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा टर्मिनल कहाँ गया, अरे मेरा टर्मिनल कहाँ गया यार, आ गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस टर्मिनल को डिलीट करूँगा और दोबारा से इसको रन करूँगा Node.js को। और अब मैं इसको रिलोड करूँगा। मान लो मैं हैरी इज़ अ गुड बॉय लिख के एंटर मारता हूँ। ठीक है, तो क्या ये मुझे देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली यस, ये मुझे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ फैब आइकॉन यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ब्राउज़र आपको, इसलिए फैब आइकॉन डॉट आई को आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अराउंड एक सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हम लोग इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें कब कब सर्व हों। उसी के साथ साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग रीड फाइल का यूज़ कर सकते हैं और HTML फाइल्स को यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक वेबसाइट बनाऊँगा। ठीक है, और उसका नाम मैं रखूँगा website.js। तो मैं यहाँ पर website.js रखूँगा। HTTP सर्वर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो HTTP सर्वर यहाँ पर है, मैं इसके सारे कंटेंट को कॉपी करूँगा और ये जो मेरी website.js इसमें पेस्ट करूँगा। और मैं सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रखूँगा। बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊँगा। मैं कहूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज़ इक्वल्स टू स्लैश। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं जो रेस्ट डॉट एंड है वो कुछ ऐसा करूँगा, ये चीज़ सेंड करूँगा। और ये दोनों चीज़ें तो मेरी कॉमन रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यूआरएल के हिसाब से मैं कंटेंट को भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू समथिंग एल्स। मान लो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल्स टू स्लैश अबाउट। तब मैं मान लो हेडिंग चेंज करके करना चाहता हूँ अबाउट कोड विद हैरी, और हे दिस इज अबाउट कोड विद हैरी। ठीक है, देखते हैं इसको टेस्ट करके और ये देखते हैं कि क्या हमारी जो एप्लीकेशन है वो लिसन भी कर रही है कि नहीं कर रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको सबसे पहले अपना टर्मिनल दिखाता हूँ, फिर मैं उस पॉइंट को रखूँगा अपने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं उसको रखूँगा। तो यहाँ पर देखो मैंने 3000 पोर्ट पर अपने सर्वर को रन कर दिया है। अब मैं जैसे जैसे हिट करूँगा इसको, वैसे वैसे मुझे कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट कोड विद हैरी आ गया। स्लैश पर जाऊँगा तो देखो ये आ गया। और उसी के साथ साथ मान लो मैं कुछ ऐसा करूँगा तो क्या हुआ, ये देखो पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग इसलिए क्योंकि मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया है, और ये जो है अटक जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग मैंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। मान लो मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस कोड है वो नॉट फाउंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेटस कोड को सेट कर देता हूँ 200, और यहाँ पर भी 200 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 404 कर दूंगा स्टेटस कोड को। ठीक है, यानी कि नॉट फाउंड। अब यहाँ पर आप लोग देखो रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 404 हो गया, और यहाँ पर रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 200 है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और करूँगा, द पेज वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हे दिस पेज वॉज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखकर। तो मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दिस इज कोड विद हैरी लिख कर आ गया है। दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड। स्लैश समथिंग एल्स मैं करूँगा अगर, तो
मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि मुझे देखने को मिलेगा दिस पेज इज़ नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, बट लगता है मुझे सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं, तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो रिफ्लेक्ट होंगे। क्या मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर मैंने कुछ ऐसी कोड लिख दिया जो कि गलत है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कुछ res.harry लिख दिया, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ अभी, सर्वर लिसन कर रहा है, मैंने इसको रिलोड किया, और जैसे मैंने इसको रिलोड किया, यहाँ पर res.harry को मैं अगर कुछ इस तरह से कॉल करूँ, मान लो कॉल करने की कोशिश करूँ, मैं इसको ऐसे रन करूँगा और अब इसको ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर देखो res.harry इज़ नॉट अ फंक्शन। मुझे पता था इट्स नॉट अ फंक्शन, आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रैश दिस सर्वर। मैं इस सर्वर को क्रैश करना चाहता था। क्रैश क्यों करना चाहता था? क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर आप इस तरह से सर्वर चलाओगे तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब आपके जो मासूम क्लाइंट्स हैं उनको भी इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, द साइट कांट बी रीच्ड। क्या आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते हो, इसीलिए हम लोग नोडमॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो नोडमॉन क्या है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। हमने नोडमॉन इंस्टॉल किया था बिगिनिंग ऑफ दिस ट्यूटोरियल में। कहाँ है नोडमॉन मेरा? package.json में। लगता है मैंने उसको हटा दिया था, बट मैंने ग्लोबली भी नोडमॉन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो नोडमॉन उपलब्ध है। अगर आपने नहीं किया तो आप npm install -g नोडमॉन कर लो, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने तक का। और यहाँ पर देखो ये नोडमॉन इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नोड की जगह नोडमॉन लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या नाम था मेरे website.js, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा, और मान लो मैंने ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा, दिस इज़ कोड विद हैरी आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई ऐसा URL डाल दिया जो कि नॉट फाउंड है, एंटर मारा, तो आप लोग देखो क्या होगा, ऐप क्रैश्ड, वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। तो ऐप क्रैश हो गई है, यानी कि आपको फाइल चेंज करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, क्योंकि वो बार बार क्रैश होती जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मेरी website.js कहाँ गई, website.js, ये रही website.js। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो लाइन है जो कि दिक्कत क्रिएट कर रही है, मैं इसको चेंज करके सेव कर दूंगा, और ये देखो ऑटोमेटिकली नीचे मुझे कुछ भी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फोकस करूँगा डेवलपमेंट में, और ये काम Node.js मेरा नोडमॉन करता रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो नॉट फाउंड आ गया, और स्लैश में मैं गया तो दिस इज़ कोड विद हैरी आ गया। अब कभी भी आप लोग Node.js सीख रहे हो ना, तो एक्सप्रेस नाम का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाने में मदद करेगा। बट एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि आपको एक वेबसाइट Node.js की सहायता से ऐसे बनानी चाहिए जो कि आप रीड फाइल्स की सहायता से सर्व करोगे, एक स्टैटिक फाइल सर्वर बनाओगे। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ का। मान लो एक index.html है, और मैं एक काम करूँगा, बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, getbootstrap.com, और मैं यहाँ पर डॉक्स में जाऊँगा बूटस्ट्रैप की, और इनकी स्टार्टर टेम्पलेट में जाऊँगा, और ये एक स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पर डाल दूँगा, और भी चीज़ें डाल देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ यार ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है। मैं एक अकॉर्डियन डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और आपको तो मालूम ही है यार ये चीज़ काम करेगी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हेलो वर्ड और एक अकॉर्डियन मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको नोड से सर्व करूँ, ठीक है, तो ये मैं सर्व कर सकता हूँ। कैसे सर्व कर सकता हूँ? index.html को मेरी वेबसाइट में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैं एल्स इफ को एक और एंड पॉइंट में बनाऊँगा, ठीक है। और स्लैश अबाउट की जगह मैं स्लैश मान लो हेलो में जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी स्लैश हेलो में जाया जाए तब क्या हो, मैं एक फ़ाइल को रीड करूँ। कौन सी फ़ाइल को रीड करूँ? मैं कुछ इस तरह से करूँगा, मैं कहूँगा कि मैं fs डॉट इनफैक्ट मुझे fs को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर्ड fs f स्टार्ट नहीं fs। कहाँ गया मेरा fs? मैं कहूँगा fs डॉट रीड फाइल सिंक, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीड फाइल करूँगा। कौन सी वाली फाइल? index.html, ठीक है। और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। हमने यहाँ पर रीड फाइल के बारे में जो fs मॉड्यूल है उसको हमने देखा था कि किस तरह से की जाती है। और रीड फाइल सिंक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नाम डालते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टेंट है उसके अंदर .to स्ट्रिंग कर लेते हैं उसको लेने के लिए। तो हम वही चीज़ करेंगे। हमने कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू fs डॉट ये कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेस्ट डॉट एंड में ये अबाउट कोड विद हैरी नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको इस तरह से रन करूँगा। अब मैं अगर जाऊँगा स्लैश हेलो पे, मेरी साइट काम कर रही है बिल्कुल सही, स्लैश हेलो पे, तो आप लोग देखो ये बूटस्ट्रैप साइट सर्व होना स्टार्ट हो गई।
तो इसी तरह से आप एक स्टैटिक फाइल सर्वर बना सकते हो Node.js की सहायता से, और आपका जो Node.js है वो सर्व करेगा इन फाइल्स को। अब हाँ, बूटस्ट्रैप भी आपको आती होगी बहुत अच्छे से, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि आपने इसको कंटेनर के अंदर डाल दिया होता तो अच्छा लगता। यार मैं बूटस्ट्रैप साइट नहीं बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से अगर कर दिया होता तो शायद ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती, ऐसे लोग कमेंट करेंगे। लेकिन लो यार, मैंने कर दिया, सबको खुश रखना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से एक साइट बना सकते हो। बूटस्ट्रैप अगर आप लोग को नहीं पता क्या होता है तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आप नैव बार वगैरह यहाँ से उठा के ला सकते हो। मैं ये वाला नैव बार जो है आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ बहुत जल्दी यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूँगा मैं, तभी तो Node.js समझ में आएगा आपको। अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तब थोड़ी ना आएगा समझ में आपको। मैं टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला इंसान हूँ, तो मैं इसको बहुत जल्दी लिखूंगा, बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर नैव बार, होम लिंक, ये आ गया, एक पूरी साइट आप लोग बना सकते हो। बैकएंड में जो मन चाहे आप कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ। ये कोड आपका, कौन सा वाला कोड, ये कोड आपका क्लाइंट नहीं देखेगा, यानी कि जिसको आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो वो नहीं देखेगा ये कोड, वो सिर्फ आपकी HTML देखेगा, ये वाला कोड देखेगा वो, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि किस तरह से फ्रंट एंड बैक एंड काम करते हैं, तो ये चीज़ जो है आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो एक वेबसाइट टाइप की बन गई है यार। हमने स्लैश में गए तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ कि स्लैश अबाउट इसको बना देता हूँ, इसको स्लैश बना देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी स्लैश में जाएगा अगर तो, और मैं एक चीज़ और कर देता हूँ यार, मुझे पता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आप लोग को, इसलिए मैं एल्स इफ़ को यहाँ ले आता हूँ। तो स्लैश पर कोई भी जाएगा तो उसको देखने को मिलना चाहिए था मेरा index.html। मैंने क्या कर दिया है, उप्स यार उप्स, मैं इसको वापस से Ctrl+Z करूँगा। मैं एक्चुअली इसको कॉपी करना चाह रहा था, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एल्स लिख देंगे और नीचे वाला एल्स मिटा देंगे। क्या हमारा नोडमॉन जिंदा है, देख लेते हैं नोडमॉन जिंदा है कि नहीं। देखो नोडमॉन तो जिंदा करने के लिए ही होता है। देखो यहाँ पर क्रैश हुई थी ऐप हमारी बीच में, इसने फिर से रीस्टार्ट कर दिया। इसलिए डेवलपमेंट के टाइम में नोडमॉन बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से मैंने जैसे रीस्टार्ट किया अपना सर्वर, मैं अगर यहाँ पर गया तो देखो अबाउट कोड विद हैरी आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ स्लैश अबाउट पर जाऊँ तब दिखे अबाउट कोड विद हैरी। देखो स्लैश पर जाऊँ तो मान लो मैंने एक एंड पॉइंट ये बनाया, एक हेलो बनाया, हेलो नहीं, मैं चाहता हूँ स्लैश में मुझे ये दिखे index.html, स्लैश CWH में ये दिखे, स्लैश अबाउट में ये दिखे।